हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के रेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक और साथ ही साथ एससी वर्मा के भी चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एससी वर्मा आप जान रहे हैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो कि नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 ये क्वेश्चन कह रहा है अ पैसेंजर अराइविंग इन अ न्यू टाउन wishes to go from the station to a hotel located 10 km away on a straight road from the station. A dishonest cabman takes him along a circuitous path 23 km long and reaches the hotel in 28 minutes. Okay, ये क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 एक पर्सन जो है किसी टाउन में पहुंचता है। सपोज कीजिए कि वो टाउन इसके लिए नया है, ठीक है, और उसको एक होटल में जाना है। ये होटल है लाइक दिस, आपका ये होटल है। ओके, चलिए इस होटल तक इसको जाना है। ये जहां स्टेशन पे पहुंचा, अराइविंग इन न्यू टाउन विशेष टू फ्रॉम स्टेशन, ठीक है। इस स्टेशन से होटल का डिस्टेंस स्टूडेंट दिया हुआ है, दिस इज 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर ये आपका स्ट्रेट डिस्टेंस दिया हुआ है, स्ट्रेट रोड फ्रॉम द स्टेशन, ठीक है। स्ट्रेट एक जो रोड जाती है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है 10 किलोमीटर। तो ये पर्सन क्या है, अब इसको पता नहीं है कि भाई कैसे जाना है, ठीक है। तो ये एक कैब हायर करता है, एक कार हायर करता है, और वो कार वाला क्या था, डिसऑनेस्ट था, बदमाश था, बेईमान था। वो क्या करता है, अपने कैब से इसको घुमा कर ले जाता है यहाँ तक। अपने कार का मीटर बढ़ाने के लिए जितना ज़्यादा चलेगा उतना ज़्यादा मीटर बढ़ेगा, उतना ज़्यादा मीटर शो करेगा, उतना ज़्यादा डिस्टेंस, तो उतना ज़्यादा इसका चार्ज होगा, उतना फेयर होगा, पैसा इसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये क्या करता है, कैब वाला इसको 23 किलोमीटर, ये जो घुमा कर ले गया तो कितना किलोमीटर इसको चला दिया, 23 किलोमीटर, ज़्यादा फेयर लेने के चक्कर में, ठीक है। तो क्वेश्चन आगे कह रहा है एंड रीचेस द होटल इन 28 मिनट, और 28 मिनट में मतलब ये सिचुएशन है, मान लिया t इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। इनिशियली हम देख रहे हैं भाई ये पर्सन जो स्टेशन पे यहाँ पे उतरा, ठीक है, और 28 मिनट्स के बाद मतलब t इक्वल्स टू 28 मिनट में दिया हुआ टाइम, ध्यान दीजिएगा। तो 28 मिनट के बाद ये होटल पहुंच चुका है। तो क्वेश्चन के पहले पार्ट में स्टूडेंट हमें निकालना है द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड स्टूडेंट समझ रहे हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन ये। एवरेज स्पीड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना टाइम लगा, सिंपल, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज डिस्टेंस कितना हो गया, तो 23 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड, एक्चुअल जो ये पाथ कवर किया उसका लेंथ, तो एक्चुअल उसका कितना लेंथ है, घूम फिर कर गया अपना, ठीक है। तो 23 किलोमीटर, ओके नाउ। और ये टाइम कितना है, टाइम है 28 मिनट, 28 मिनट टाइम है, ध्यान दीजिएगा। तो ये अब ये एवरेज स्पीड जो है ये आपका 23/28 किलोमीटर पर मिनट आप लिख सकते हैं, किलोमीटर पर मिनट हम लिख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली एक हैबिट है, एक ट्रेडिशन आप कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं, हैबिचुएटेड हैं, किलोमीटर पर आवर में लिखेंगे या मीटर पर सेकंड में ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको मिनट को हम लोग आवर में चेंज कर लेते हैं। तो आवर में इसको चेंज करेंगे तो ये स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 23 किलोमीटर डिवाइडेड बाई मिनट है, तो आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, इतना आवर हो गया। दिस इज 23 इंटू 60/28, इतना हो गया किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। और ये आप समझ सकते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मान लिया ये आप 4 से अगर ये करते हैं तो 4 7 एंड दिस इज 15, तो 23 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू चलिए थोड़ा सा कैलकुलेटर का हम हेल्प ले सकते हैं, आपको तो नहीं लेना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया 23 इंटू 15 इक्वल्स टू 345 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 49.3 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एवरेज स्पीड हो गया स्टूडेंट, क्लियर है। स्टूडेंट क्वेश्चन के दूसरे पार्ट बी पार्ट में पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आर द टी इक्वल, चलिए मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा। एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी। और ये एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, एवरेज वेलोसिटी, तो भाई ये कैलकुलेट करने के लिए ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और टाइम कितना लगा,
ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन कहिए या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, सीधे क्या होगा, ये स्ट्रेट इस तरफ। मतलब अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो डायरेक्शन हो जाएगा P से Q, फ्रॉम P टू Q। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, सीधे ये स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस होता है वही आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया सीधा। ये आपको दिया हुआ है, दिस इज 10 किलोमीटर, ओके। एंड टाइम को ऐसा करते हैं, आवर में चेंज कर ही लेते हैं। तो 28/60, 28/60 ये इतना आवर हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? इसको हम चेंज करेंगे तो 10 × 60/28, दिस इज 10 × 15 डिवाइडेड बाई 7, 150/7, दिस इज 21.4 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एवरेज वेलोसिटी हो गया। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, 4.11, 49.3 एंड 21.4। ओके, नाउ स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज और भी कर रहा है, और आर द टू इक्वल। ऑब्वियस है इक्वल नहीं है, और इनफैक्ट इक्वल की बात करें पहले तो आप ध्यान दीजिए कि भाई एवरेज वेलोसिटी ऐसे भी वेक्टर क्वांटिटी होता है और एवरेज स्पीड स्केलर ऐसे भी इक्वल कभी नहीं होगा। लेकिन चलिए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात कर रही थी, तो मैग्नीट्यूड को भी कंपेयर अगर करते हैं तो भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए बढ़ते स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, जो क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। अ वुमेन राइड्स अ बाइसिकल विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। ठीक है, स्टूडेंट क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और एक लेडी जो है, एक वुमेन जो है वो साइकिल चला रही है, किधर से किधर चला रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अगर डायरेक्शन हम लोग रिकॉल करें स्टूडेंट तो दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्लियर है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मतलब ध्यान दीजिएगा कि वो लेडी जो है नॉर्थ से साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ वो लेडी साइकिल चला रही है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है और आपका रेन जो फॉल हो रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रेन इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रहा है, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही है। क्लियर है सिचुएशन? नाउ तो पूछ रहा है कि अब ये लेडीज को बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में रखना चाहिए। स्टूडेंट सिंपल कंसेप्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर कोई पर्सन बारिश में खड़ा है तो उसके रिस्पेक्ट में रेन का जो डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला को रखना होता है बारिश से बचने के लिए। सिंपल, अगर आप बारिश में खड़े हैं, सपोज कीजिए बारिश बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका ड्रॉपलेट वो नीचे आ रहा है, ठीक है, तो क्या है आपके रिस्पेक्ट में रेन का जो डायरेक्शन हुआ वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन हुआ नीचे ही, तो आप उसी डायरेक्शन में ठीक है आप अम्ब्रेला को रखते हैं। ठीक है, मतलब कि आपके रिस्पेक्ट में जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में, सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको अम्ब्रेला को रखना होगा बचने के लिए। तो मतलब यहाँ पर स्टूडेंट कैसे सोचेंगे, तो भाई ये जो लेडी जिस तरह से चल रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो अब उसके रिस्पेक्ट में रेन का क्या डायरेक्शन है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में या इनफैक्ट किसी भी क्वेश्चन में आप समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपका रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। आपको सीधे कहा गया है कि भाई रेन जो है इज फॉलिंग वर्टिकली, इसका मतलब है कि ये आपके रिस्पेक्ट में दिया गया है, आपको बताया जा रहा है, मुझे बताया जा रहा है, हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम लोगों को बताया जा रहा है, या फिर कहें कि कोई पर्सन जो ग्राउंड पे स्टैटिक पोजीशन में खड़ा है, स्टेशनरी पोजीशन में, या उसी को इन जनरल फिर कह देते हैं रेन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रेन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो आपको हमको बताया गया कि भाई रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है आपके मेरे रिस्पेक्ट में, लेकिन जो वुमेन नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही है उसके रिस्पेक्ट में नहीं है, उसके रिस्पेक्ट में रेन का कुछ अलग वेलोसिटी, कुछ अलग डायरेक्शन होगा। तो जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला को रखना होगा। चेक करते हैं,
स्टूडेंट तो अब क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे कि भाई नॉर्थ से साउथ की तरफ आप समझ रहे हैं कि वो वुमेन जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। थोड़ा सा इसको दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ पर प्लेन में, इस प्लेन में आप समझ सकते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस चीज़ को समझने के लिए स्टूडेंट ऐसा करते हैं, ये सपोज कीजिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको थोड़ा सोच कर देखिएगा और फाइनली रिजल्ट से भी आपको अंदाजा मिल जाएगा। मान लेते हैं ये नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरह से जा रही है और ये रेन आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से फॉल हो रही है, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये रेन का आपका ये हो गया। मतलब इसको थोड़ा सा वेक्टर के टर्म में देखें तो ये आपका हो गया दिस इज व्हाट, this is the direction of, this is the velocity of rain with respect to earth। ध्यान दीजिएगा, इसी को बहुत बार बहुत से बुक में भी बहुत से टीचर भी बताते हैं, बहुत से स्टूडेंट भी समझते हैं। ये आप इसी को वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कहिए या वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहिए, ठीक है, या सिंपल वेलोसिटी ऑफ रेन भी बहुत बार हम लोग लिख देते हैं, सब एक ही बात है। क्लियर है? चलिए अब हम आप देखते हैं कि भाई इसका वेलोसिटी ये है और इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है थोड़ा सा लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, या आपके रेस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ के रेस्पेक्ट में कहें, मेरे रेस्पेक्ट में, आपके रेस्पेक्ट में, सब एक ही बात है। ये आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, फॉलोइंग 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इसका डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया। नाउ एक चीज और दिया हुआ है ये, अब वुमेन जो है वो कितना स्पीड से जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ से साउथ की तरफ। मतलब कि अब हमको आपको बताया गया अगेन कि भाई वो जो लेडीज है, वुमेन है, वेलोसिटी ऑफ डब्ल्यू फॉर वुमेन यहाँ पर लिखना है, वेलोसिटी ऑफ वुमेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ लिख देते हैं। और ज्यादा फील करना है तो आप यहाँ पे यू यूज कर सकते हैं, यू, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू यू। और ज्यादा फील करना है तो एम लिख दीजिए ना, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू मी। क्लियर है? चलिए तो ये सब एक ही बात है, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ ये आपका हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड से जा रही है, किधर से किधर भाई, तो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। तो अब जा रही है तो पूछा जा रहा है कि भाई इसको हम जरा किधर रखना पड़ेगा, मतलब इसके रिस्पेक्ट में, वुमेन के रिस्पेक्ट में हमको रेन का वेलोसिटी देखना होगा, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट है स्टूडेंट, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन को हम लोग लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट के हिसाब से, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। क्लियर है? लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से, रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन क्या हो जाएगा, रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वुमेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। अच्छा, इनफैक्ट ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये एक्चुअल में क्या है स्टूडेंट, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन जो है वो दो वेक्टर का एडिशन है, रिजल्टेंट है। कौन कौन दो वेक्टर का, ध्यान दीजिएगा, ये इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को प्लस माइनस कर दिए। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन जो है ये दो वेक्टर का एडिशन है, रिजल्टेंट है। सिंपल, पहला वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस दूसरा माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, अब वेलोसिटी ऑफ वुमेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ नॉर्थ से साउथ है, नॉर्थ से साउथ है भाई, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका हो गया माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, यही दोनों का तो रिजल्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से रिजल्टेंट कुछ इस तरह का दोनों के बीच में होगा, मान लेते हैं ये आपका, मान लेते हैं ये आपका लाइक दिस, ऐसा। चलिए ये लाइक दिस कुछ ऐसा होगा, पैरेललोग्राम लॉ से आप समझ रहे हैं, सिंपल कंसेप्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका जो शो करेगा यही आपका होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन, यही होगा। तो यही डायरेक्शन हमको इसका निकालना है, इसका सिंपल डायरेक्शन निकालना है। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर के हिसाब से वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, मतलब इसका रेन, इसका लेंथ दिया हुआ है, लेंथ इसका मैग्नीट्यूड, मतलब इसका लेंथ दिया हुआ है 30, इसका लेंथ दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो मतलब अगर ये एंगल थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, ये पैरेललोग्राम, ये
ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये लेंथ कितना हो गया 30, ये लेंथ हो गया 10। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अब इसका डायरेक्शन के लिए शो tan थीटा। कैलकुलेशन बहुत आसान है, थोड़ा कंसेप्ट समझना था। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस मींस 10/30 मींस 1/3। tan थीटा इक्वल टू 1/3, ये वैल्यू लगभग स्टूडेंट आता है 18 डिग्री। tan 18 डिग्री का वैल्यू लगभग 1/3 के आसपास होता है। मतलब कि अब स्टूडेंट यही मेरा फाइनल डायरेक्शन हो गया। ये थीटा अगर है तो ध्यान दीजिएगा ये भी थीटा होगा। क्लियर बात है, ये भी थीटा होगा। समझिएगा, वुमेन जा रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ और इसके रिस्पेक्ट में रेन का ये वेलोसिटी है। आपके रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन था, इसके रिस्पेक्ट में अब रेन इस तरह से फॉलो हो रहा है। क्लियर है। तो अब इसी डायरेक्शन में इसको रखना होगा अपने अम्ब्रेला को, मतलब कुछ इस तरह का एक्चुअल सिचुएशन होगा। ये आपका इसका अम्ब्रेला हो गया लाइक दिस। क्लियर है, ये अम्ब्रेला को इस तरह से रखना होगा तब वो बच पाएगी। क्लियर है। थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो फाइनल किस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, ऐसे आप लिख सकते हैं 18 डिग्री। ठीक है ना, 18 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल 18 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, और ये जा रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या डायरेक्शन क्या लिख रहे हैं, 18 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल एंड टुवार्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में, या टुवार्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऐसा भी लिख सकते हैं, टुवार्ड्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। 18 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल एंड टुवार्ड्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में और वर्टिकल से 18 डिग्री पे। क्लियर बात है। या फिर इसको और भी चाहता है आप बहुत सा लैंग्वेज लिख सकते हैं, 18 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, नॉर्थ साउथ के टर्म में लिखना है तो 18 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल एंड टुवार्ड्स साउथ, एंड टुवार्ड्स साउथ की तरफ ना, साउथ की तरफ। क्लियर है, टुवार्ड्स साउथ, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन कह रहा है a man can swim with a speed of 4 km/h in a still water. How long does he take to cross a river 1 kilometer wide if the river flows steadily at 3 km/h and he makes his strokes normal to the river current? How far down the river does he go when he reaches the other bank? स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका स्विमर्स प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जो कि रिलेटिव वेलोसिटी में ही आता है। वन थिंग एंड सेकंड थिंग कि स्टूडेंट इस तरह के हम लोगों ने बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है एससी वर्मा में। एससी वर्मा में हम आपको बताए थे कि इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है, कैसे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 फॉर्मूला आपको हम बताए थे, जो कि बहुत ही डेरिवेशन उसका आसान है। ठीक है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एससी वर्मा के उस पार्टिकुलर क्वेश्चंस का, और वहां पर यही आपको हम बताए थे। आप तो इसे समझ भी सकते हैं उस चीज को, जो कि अभी अगेन यहाँ पर यूज करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो जो आपको 2-3 फॉर्मूला बताए थे, उसकी सहायता से आप अब तक के पूछे गए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, स्विमर्स प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए। ठीक है, चलिए सपोज कीजिए कि ये मान लिया रिवर का वेलोसिटी अगर u है, रिवर इस तरह से, रिवर का एक बैंक ये है, दूसरा बैंक ये है, दोनों के बीच का अगर ये मान लिया विथ जो दिया हुआ, लेट दिस इज d, कैपिटल D। ठीक है, कोई स्विमर अगर यहाँ से स्विम करना शुरू करता है, मान लेते हैं इन जनरल वो भी स्पीड से स्विम करना शुरू अगर करता है, अल्फा एंगल पे स्विम करना शुरू करता है, तो फाइनली चूंकि ये अल्फा एंगल से स्विम करना शुरू करेगा v स्पीड से, ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा। अब एक जनरल सिचुएशन 23 इमीडिएट समझ लीजिएगा, इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट तो इधर हो जाएगा v cos अल्फा, आप समझ रहे हैं, एक दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा v sin अल्फा। ठीक है, अब ये फाइनली डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, जब भी ये जिस डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कि हम इधर तरना शुरू किए तो हम डायरेक्ट उधर ही पहुंच जाएंगे, नहीं, क्यों नहीं पहुंचेगा, समझ सकते हैं आप, बहुत आसान है। क्योंकि भाई ये रिवर का जो वेलोसिटी u है, अब ये इसमें तो ऐड हो जाएगा ना, तो फाइनल इसका जो रिजल्टेंट जो डायरेक्शन हो जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी
दिस इज v प्लस यू, मतलब कि कुछ इस डायरेक्शन में ये जो रिजल्टेंट हुआ, ये दोनों का रिजल्टेंट ट्राइंगल लॉ से इस डायरेक्शन में कुछ इस तरह से यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये पहुंच जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है बहुत आसानी से, जो कि आप अगर नहीं भी याद रखते हैं तो समझ सकते हैं कि भाई कितना टाइम लगा। मान लिया t इक्वल्स टू 0 है और ये पहुंचा यहाँ पे, t इक्वल्स टू यहाँ पे पहुंचा है, समझ रहे हैं, t इक्वल्स टू टी टाइम पे यहाँ पे पहुंचा है, मतलब t टाइम लगा। तो कितना टाइम लगा भाई? तो इसका फाइनल, इसका जो ये जो कंपोनेंट है v साइन अल्फा, यही कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल रहा इस नदी को पार करने के लिए, ठीक है। तो इसका सीधा विथ भी दिया हुआ है d, इस डायरेक्शन में इसका नेट जो वेलोसिटी का कंपोनेंट रहा वो v साइन अल्फा, तो टाइम सीधा लग जाएगा d बाई v साइन अल्फा, d बाई v साइन अल्फा। क्लियर है? एक जनरल रिलेशन। और जिसके बारे में अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप वहां पे देख सकते, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। दूसरा एक चीज कि भाई ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये चलना शुरू किया यहाँ से, ठीक है, और ये यहाँ से इधर कितना दूर ड्रिफ्ट कर गया, इसको डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट भी कहते हैं। मान लिया अगर ये डिस्टेंस अगर s से डिनोट करते हैं, s से, तो ये s कितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला गया, दूसरे शोर में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना दूर पहुंच गया। तो ये s निकालने के लिए, तो भाई इस डायरेक्शन में इसका नेट वेलोसिटी कितना रहा, तो नेट वेलोसिटी रहा v cos अल्फा प्लस u, एक इसका अपना तो रहा ही v cos अल्फा, अब प्लस साथ साथ वो रिवर का भी तो उसको ऐड किया, तो कितना नेट वेलोसिटी हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, u प्लस v cos अल्फा, u प्लस v cos अल्फा। और टाइम कितना लगा? t टाइम लगा भाई, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t टाइम लगा ना, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया है डी बाई वी साइन अल्फा से। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चला वो यहाँ से निकाल सकते हैं, डिटेल वहाँ पे मिल जाएगा, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत आसान था। चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या क्या दिया हुआ है, लिख लेते हैं। अ मैन कैन स्विम विथ अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब आपको भी दिया हुआ है मैन का वेलोसिटी स्टिल वाटर में, जब पानी का कोई फ्लो नहीं है, शांत है, मतलब आपका ये भी वही है वेलोसिटी ऑफ मैन, इसका खुद का वेलोसिटी, ठीक है। ये दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। ये भी क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर कहिए, ठीक है, वेलोसिटी या सेल्फ वेलोसिटी ऑफ मैन, उसका खुद का जो ओन जो वेलोसिटी है, ओन वेलोसिटी ऑफ स्विमर, कुछ भी कहिए, सब एक ही बात है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस अ रिवर 1 किलोमीटर वाइड, 1 किलोमीटर वाइड, रिवर कितना वाइड है, मतलब ये डी का वैल्यू दिया हुआ है 1 किलोमीटर, और पूछ रहा है कि कितना इसको टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। इफ द रिवर फ्लोज स्टेडली एट 3 किलोमीटर पर आवर, अगर रिवर स्टेडली 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब रिवर का स्पीड आपको u दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड ही मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करंट, और ये जो चलना, ये जो स्विम करना शुरू करता है, तो जो रिवर का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर, नॉर्मल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर मतलब अल्फा का वैल्यू आप समझ रहे हैं, ये बिल्कुल इस डायरेक्शन में स्विम करना शुरू किया, ठीक है। तो ऑब्वियस है इस डायरेक्शन में तो नहीं पहुंचेगा, यहाँ पे ये यू के चलते फाइनली कुछ इधर पहुंचेगा। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे है 90 डिग्री, जो रिवर का जो डायरेक्शन है उसके नॉर्मल मतलब अल्फा 90 डिग्री, ठीक है। उस डायरेक्शन में ये स्विम करना शुरू करता है, तो कितना टाइम लगेगा, साथ ही साथ टी पूछ रहा है, और साथ ही साथ हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेस द अदर बैंक, जब वो अदर बैंक पे पहुंचेगा तो कितना रिवर के डाउन मतलब अदर शोर में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो ट्रैवल कर लिया, इसका भी वैल्यू पूछ रहा है। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। टी हो गया डी बाई वी साइन अल्फा, डी बाई वी साइन अल्फा, डी का वैल्यू है 1, वी साइन अल्फा, वी है 4 साइन अल्फा, तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, तो 1/4 ये हम लोग निकाल रहे हैं, सब ये टाइम है, तो ये आपका हो गया 1/4 आवर, 1/4 आवर। इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1/4 60 मतलब 15 मिनट, 15 मिनट से जो है 15 मिनट से, उसको 15 मिनट टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, ठीक है, अदर शोर में। दूसरा एस का वैल्यू निकालना है, एंड एस का वैल्यू, तो भाई u प्लस वी कॉस अल्फा, u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है 3 प्लस v का वैल्यू कितना है 4 कॉस अल्फा, मतलब कॉस 90 डिग्री इंटू t का वैल्यू ध्यान रखिएगा। अच्छा अभी चलिए 1/4 ही रखते हैं, आवर में ही रखते हैं, चूंकि यहाँ पे सब
किलोमीटर पर आवर वाला यूज कर रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉस 90 का वैल्यू 0 हो गया, ये पूरा टर्म आपका 0 मतलब 3/4 इतना, ये क्या हो गया, किलोमीटर हो गया। क्लियर है, इसको मीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 1000, दिस इज 750 मीटर इज योर आंसर। क्लियर है स्टूडेंट, चलिए इतना दूर चला। हाँ, एक चीज अगर पॉसिबल है स्टूडेंट तो आप एसटी और मैक्यूर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली इसका मेन रीजन, हमेशा ध्यान रखिए एग्जाम में डिट्टो वो क्वेश्चन नहीं आता है, बुक से डिट्टो क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा चेंज करके दिया जाता है। तो जो भी नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं वो बेहतर है कि वहां पे जाके प्रैक्टिस कर दो इन सारे क्वेश्चंस को। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर रहा है, इन अ हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड चलिए रिपीट हो गया है, एंड द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ अ बोट एंकर्ड इन द हार्बर फ्लटर्स अलोंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। Okay. If the boat starts moving at a speed of 51 km per hour to the north, what is the direction of the flag on the mast of the boat? Student, ये क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि जैसे एक बोट है आपका, कोई इस तरह का कोई बोट है, लाइक दिस, कुछ इस तरह का बोट है, ठीक है, और इस पर सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई जैसे एक फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है, ओके। नाउ तो कह रहा है इन हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब आपके रिस्पेक्ट में समझिएगा, आगे वेलोसिटी ऑफ विंड जो दिया हुआ है उसको आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ VW भी लिख के छोड़ सकते हैं, और क्लियर करने के लिए वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ये आपको दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगर वेक्टर के टर्म में लिखें तो इसका मैग्नीट्यूड तो इतना हो गया, डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते हैं। एंड द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ अ बोट एंकर्ड इन द हार्बर फ्लटर्स अलोंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और इसमें जो फ्लैग जो लगा हुआ है, जो झंडा लगा हुआ है, वो किधर फहरा रहा है, किधर फ्लटर कर रहा है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ फ्लैग विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। आपको बताया गया कि भाई फ्लैग जो है वो किस डायरेक्शन में ये हो रहा है, दिस इज, इसका मैग्नीट्यूड नहीं है, ऑब्वियस है, ये इसका मैग्नीट्यूड नहीं, इसका डायरेक्शन, इसका तो मैग्नीट्यूड जो बोट का जो होगा वो जो चलेगा वही होगा, इसका डायरेक्शन इसका क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लटर कर रहा है, ठीक है, लहरा रहा है झंडा उसका, ठीक है। इफ द बोट स्टार्ट्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर टू द नॉर्थ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट। अच्छा, उस तब मतलब स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है कि अभी जब आपका बोट जब रुकी हुई है उस कंडीशन में, उस समय आपका फ्लैग का क्या डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित रूप से स्टूडेंट विंड भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ब्लो कर रहा होगा, विंड, तभी तो जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो करेगा उसी डायरेक्शन में फ्लैग ये फ्लटर करेगा ना, ठीक है। मतलब कि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, इसका भी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा, निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। चूंकि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ वो भी उसी डायरेक्शन में होगा, तभी तो उसी डायरेक्शन में फ्लैग का भी डायरेक्शन फ्लटर करना है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। क्लियर है। तो अब कह रहा है कि बोट जब अगर चलना शुरू, अभी ये सिचुएशन कब था, जब बोट आपका रुकी हुई है, बोट जब रुकी हुई है तो झंडा भाई किस डायरेक्शन में ब्लो कर ये हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। इसका मतलब है विंड भी उसी डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है, ये क्लियर हो गया। अब पूछ रहा है कि जब बोट चलना शुरू किया, जब चलना शुरू करेगा कितना स्पीड से, 51 किलोमीटर पर आवर टू द नॉर्थ, मतलब अब ये दे रहा है स्टूडेंट वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट, फिर आपको बताया जा रहा है कि अब जब भाई बोट का वेलोसिटी आपके रेस्पेक्ट में या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये है कितना है, 51 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जब चलना शुरू करता है, तब अब बताइए कि फ्लैग जो है वो किस डायरेक्शन में,
ठीक है ना, व्हाट इज डायरेक्शन, ये फ्लैग का अब डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। अब फ्लैग का डायरेक्शन, जब बोट रुकी हुई थी तब तो फ्लैग का डायरेक्शन था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा। इसमें तो सिंपल, जब बोट चलने लगा तो अब हमको देखना होगा वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू बोट। विंड का वेलोसिटी जब बोट चलने लगी तब विंड का वेलोसिटी बोट के रेस्पेक्ट में क्या है। जब बोट रुकी हुई थी तो विंड का वेलोसिटी बोट के रेस्पेक्ट में वही था जो आपके मेरे रेस्पेक्ट में था, क्लियर है। तो उसी डायरेक्शन में अपना फ्लैग भी ये हो रहा था। लेकिन जब बोट चलने लगी तो अब देखेंगे विंड का डायरेक्शन बोट के रेस्पेक्ट में, तो बोट के रेस्पेक्ट में विंड का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में फ्लैग, वही डायरेक्शन फ्लैग का होगा। मतलब फाइनली स्टूडेंट हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू बोट, ये हमें निकालना है स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट। तो रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू बोट को वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। बहुत ही आसान है, आप समझ सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ भी यहाँ पे दिया हुआ है सारा चीज, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ विंड विथ बोट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ भी दिया हुआ है, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको करने के लिए आप ज्यादा बेहतर होगा कि आप इसको आई जे के यूनिट वेक्टर में अगर आप ब्रेक कर देते हैं, जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ध्यान दीजिएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया इसके बाइसेक्टर के अलॉन्ग, मतलब ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब ये डायरेक्शन हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ हो गया, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 72, ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो आप वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ को लिख सकते हैं। ये 45 डिग्री एंगल बना, तो इसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो इसका ये मैग्नीट्यूड है 72, तो 72 cos 45 डिग्री आई प्लस 72 साइन 45 डिग्री जे, ये इसका ऐसा इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया cos 45 डिग्री आई, इस डायरेक्शन में साइन 45 डिग्री जे हो गया, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना 51 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, तो माइनस 51 नॉर्थ की तरफ, तो सीधे उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया जे लगा देंगे। क्लियर है, सिंपल अब वेक्टर एकदम बिल्कुल वेक्टर का कंसेप्ट। इसको आईजे में लिख दिए, इसको भी आई में लिख दिए, जे में लिख दिए। अब बहुत आसानी से सारा जोड़ घटाव कर लेंगे, इसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड जो भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। 72 cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, ये आई हो गया, प्लस 72 1/√2 sin 45 डिग्री जे माइनस 51 जे, दिस इज 72/√2 का वैल्यू स्टूडेंट होता है 1.414 होता है। क्लियर है, तो देख लेते हैं इसको थोड़ा सा ये करके। 72 डिवाइडेड बाई 1.414 इक्वल्स टू 50.9 ऑलमोस्ट, चलिए ठीक है 9i प्लस ये भी हो जाएगा 50.9 जे माइनस 51, ये 51 है 51 जे, चलिए ये हो गया 50.9i, ये 50.9 जे है माइनस 51 जे है, तो ध्यान दीजिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 0.1 जे हो जाएगा। क्लियर है, तो यही मतलब विंड का डायरेक्शन क्या हो गया, बोट जब चल रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में ये डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन होगा, ठीक है। डायरेक्शन आप समझ सकते हैं tan थीटा बाई दिस जो भी है, और यही डायरेक्शन होगा फ्लैग का। क्लियर है, फ्लैग का। तो भाई ये डायरेक्शन हमें बताना है स्टूडेंट यहाँ पर, तो थोड़ा आसान हो जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो रिजल्ट आया है स्टूडेंट, ये रिजल्ट क्या आया है, तो 50.9 आए, ये इस तरह से समझिएगा 50.9 बहुत बड़ा इसका लेंथ होगा, ठीक है। और दूसरा जो आया है 0.1 जे माइनस 0.1 जे, तो माइनस 0.1 जे होगा लगभग इतना इतना, इसके रिस्पेक्ट में ऐसे ऐसे होगा, ये लेंथ होगा, ये जो छोटा वाला जो लेंथ है यही होगा 0.1, ये होगा 50.9। क्लियर है ना, ठीक है। और ये दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, ये दोनों का रिजल्टेंट समझिएगा, दोनों का रिजल्टेंट इससे भी और लगभग सटा हुआ ऐसा होगा, मतलब कि लगभग आप कह सकते हैं कि विंड का डायरेक्शन बोट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, लगभग ये आई, मतलब कि ईस्ट डायरेक्शन में ही हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट क्या लगभग इसमें सटा हुआ रहेगा, समझ रहे हैं। मतलब कि आप कह सकते हैं कि भाई विंड का जो डायरेक्शन हुआ बोट के रिस्पेक्ट में वही फ्लैग उसी डायरेक्शन में वही फ्लैग का होगा, ठीक है। मतलब कि फाइनली आपका डायरेक्शन क्या होगा, आप इसके आधार पे आप फाइनली लिख सकते हैं टुवार्ड्स, ऑलमोस्ट ऐसे लिखना बेहतर है, ऑलमोस्ट टुवार्ड्स इस डायरेक्शन। अब ऑलमोस्ट आप समझ रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं होगा,
एग्जैक्ट नहीं होगा, 0.1 जो कंपोनेंट हुआ, जो लेंथ हुआ, उसके चलते थोड़ा सा इससे हल्का सा डेविएट होगा, वो एंगल आप निकाल भी सकते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही कम होगा, तो ऑलमोस्ट लिख सकते हैं ऑलमोस्ट टुवार्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में फ्लैग का डायरेक्शन होगा जब बोट जो है 51 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा। क्लियर है? चलिए इसमें देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन कह रहा है द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल is 25 meter high. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall? स्टूडेंट ये क्वेश्चन अब यहाँ से आ चुका है हम लोग का प्रोजेक्टाइल मोशन का ये क्वेश्चन है, और एक एक करके पहले क्या क्या दिया हुआ लिखते हैं। द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई। आप समझ सकते हैं कोई लंबा चौड़ा बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है, उसका सीलिंग छत जो है उसका हाइट दिया हुआ है 25 मीटर। 25 मीटर मतलब कि मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के टर्म में बात करें तो ये मेरा मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25 मीटर। तो एच मैक्स कितना दिया हुआ है 25 मीटर। चलिए तो क्वेश्चन अब पूछ रहा है आगे, व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल थ्रोन विथ अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल। अब एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कितना स्पीड से 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऑब्वियसली प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली वर्टिकली अपर डायरेक्शन में तो प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि सीलिंग को टच नहीं करना है। सीलिंग से बचाते हुए इस बॉल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है उस हॉल में, सो दैट कि वो सीलिंग को टच ना करे और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर ले। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर ले मतलब अगर सिचुएशन को और ज़्यादा रियलाइज करना है तो ये आप समझ लीजिए एक ये हॉल है, अब यहाँ से एक बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा है कोई लड़का, ठीक है, बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा है। ये स्पीड आपका दिया हुआ है, ये u का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और ये इस तरह से ये इस तरह से थोड़ा हॉल आपका एक्चुअली ये, और ये हॉल को जस्ट टच ना करें मतलब जस्ट एकदम हम लोग एच का वैल्यू इतना लेंगे। ये हॉल आप मान के चलिए, इमेजिन कीजिए कि हॉल आगे भी यहाँ तक है इस तरह से, ठीक है, ये यहाँ पे। अब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या मैक्सिमम रेंज के लिए क्या है, ये लगभग ये मैक्सिमम हाइट को टच करना चाहिए। मैक्सिमम रेंज के लिए हाइट भी मैक्सिमम होना चाहिए, लगभग टच करते हुए, तभी तो मान लिया अगर कम ये इससे और ये कम करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है, बहुत कम करेंगे तो बहुत कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इस केस में स्टूडेंट, द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल is 25 meter. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter can go without hitting the ceiling of the hall? What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second? अच्छा मान लिया कि अगर ये मैक्सिमम ये आपका h max दिया हुआ है, ठीक है, जा सकता है, हाँ नहीं ठीक है, ओके। तो इसके सीलिंग को बिना टच करते हुए स्टूडेंट हमें निकालना क्या है, आर का वैल्यू मतलब रेंज का वैल्यू निकालना है। सिंपल अब ये क्वेश्चन है, इनफैक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन का एच मैक्स का वैल्यू दिया हुआ है, यू का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू हमें निकालना है। आप समझ सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इनफैक्ट। देखिए तो एच मैक्स का स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अगर मान लेते हैं ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है तो साइन स्क्वायर अल्फा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, हाँ ठीक है। ये आपका 25 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, और r का वैल्यू निकालना है। r का वैल्यू स्टूडेंट, r का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, ठीक है। तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी के लिए आपका यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन 2 अल्फा इसको जब ब्रेक करेंगे तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, मतलब हमको फाइनली यू का वैल्यू पता है, जी का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू निकालने के लिए तो साइन अल्फा कॉस अल्फा का वैल्यू चाहिए, जो कि हमें यहाँ से निकलेगा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप समझ रहे हैं। यहाँ से देखिए ये आपका साइन स्क्वायर अल्फा ये हो जाएगा 25 इंटू 2 इंटू जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, यू का वैल्यू आपका 40 है, यू स्क्वायर है
तो 1600, ठीक है। ये हो गया 500 बाई 1600, दिस इज 5/16। साइन स्क्वायर अल्फा हो गया 5/16, इसलिए साइन अल्फा स्टूडेंट कितना हो गया, √5/16, √5/16। इसलिए कॉस अल्फा के लिए ऐसा करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा 5/16 है, इसलिए कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 5/16, ये हो जाएगा 11/16। इसीलिए आपका कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, √11/16, √11/16। अब स्टूडेंट सारा चीज हमारे सामने है, साइन अल्फा कॉस अल्फा का वैल्यू है, यहाँ से आर का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। आर हो गया यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई, तो यू स्क्वायर हो गया 40 का स्क्वायर, तो 1600 इंटू साइन 2 अल्फा, तो 2 इंटू साइन अल्फा कितना है, √5/16, तो √5/16 को नीचे कर देते हैं, इंटू कॉस अल्फा √11/16, नीचे तो और कुछ नहीं होगा, नहीं, हाँ एक जी होगा, ठीक है। अच्छा जी को हम लोग छोड़ भी सकते थे वहाँ पे, चलिए ठीक है, जी का वैल्यू 10 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट, नहीं गलती ये हो रहा है, ये इसका रूट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये √16 आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ भी इसका रूट करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, तो यहाँ भी ये 4 हो गया, यहाँ भी ये 4 हो गया, ठीक है। ये कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया, 4 4 16, ये कैंसिल हो गया 3, ये 20√55 मीटर, ये आपका रेंज का वैल्यू हो गया स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं। और ये √55 का वैल्यू हो गया 7.42 into 20, this becomes 148.4 मीटर, 148.4 मीटर। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, 150.5 मीटर, 150.5 मीटर, ओके, इट्स ओके। हाँ रीजन है क्योंकि हम लोग जी का वैल्यू 10 लिए हैं स्टूडेंट, जी का वैल्यू हम लोगों ने 10 लिया है, ठीक है, एग्जैक्ट। आप इसका वैल्यू जब 9.8 लेंगे तो जो आंसर है आपका 150.5 वो लगभग आपका आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, चलिए देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट कह रहा है, a cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. How much high above the ground can the cricketer throw the same ball? Again ये प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टूडेंट क्वेश्चन है और इजी ही क्वेश्चन है। A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, याद कीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टूडेंट पढ़ा होगा आप लोगों ने कि किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करना चाहिए, 45 डिग्री पे। अब बहुत आसानी से आप इस चीज को इनफैक्ट समझते हुए याद कर सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी होता है, यही रेंज का फॉर्मूला होता है। तो कांस्टेंट अगर यू का स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन अगर कांस्टेंट है तो आर मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 अल्फा मैक्सिमम होगा। साइन 2 अल्फा मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। कब होगा, जब साइन का वैल्यू 90 डिग्री होता है, मतलब 2 अल्फा 90 डिग्री, 2 अल्फा 90 डिग्री मतलब अल्फा हो गया 45 डिग्री। मतलब ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि 45 डिग्री पे एंगल पे हम जब किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो मैक्सिमम रेंज कवर करता है, ठीक है। तो वही इसका मैक्सिमम, एक क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। मतलब आपको ये दिया हुआ है स्टूडेंट, आर का वैल्यू 100 मीटर, यू स्क्वायर, यू का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा 45 डिग्री डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। यहाँ से जी का वैल्यू 10 नहीं देते हैं, ऐसा करते हैं, ये तो साइन 90 हो गया आपका, 100 इक्वल्स टू साइन 90 डिवाइडेड बाई जी, तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, इसीलिए यू स्क्वायर हो गया 100 जी, यू स्क्वायर आपका हो गया कितना, 100 जी, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोगों से पूछ रहा है, हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। तो ऑब्वियस है, जब भाई मैक्सिमम रेंज करना था तो 45 डिग्री पे वो प्रोजेक्ट किया,
तो 100 मीटर वो देखा कि हम 100 मीटर मैक्सिमम दूर तक फेंक सकते हैं। 45 डिग्री से फेंका, 100 मीटर मैक्सिमम वो फेंक सकता है। ठीक है, जिसका स्पीड ज़्यादा होता वो 45 पे फेंकता तो उसका रेंज ज़्यादा हो जाता। अब वही क्रिकेटर अपना चेक कर रहा है कि हम वर्टिकल डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम फेंक सकते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसको ऑब्वियस है फेंकने के लिए क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करना होगा ना। ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए तो ये प्रोजेक्ट किया 45 डिग्री पे, तो देख लिया कि भाई हम इतना कितना 100 मीटर हम ये किए। अब मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस के लिए वो क्या करेगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेगा, तभी तो मैक्सिमम, पक्का बात है ना, तभी तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है पहले वाले कंडीशन की तरह, पहले वाले क्वेश्चन की तरह भाई सीलिंग को टच नहीं करना है या टच करना है। यहाँ पे सिंपल कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा। तो अब इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम हाइट ट्रैवल करने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में ये अगर u स्पीड से फेंक रहा है, स्पीड तो फिर उतना ही स्पीड पे ही वो फेंक रहा है, तो u²/2g होता है वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में। ठीक है, u स्पीड से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो कितना मैक्सिमम हाइट ट्रैवल करेगा, u²/2g। बहुत आसान, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, v² = u² - 2gh से। ठीक है, फाइनल मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, u वेलोसिटी घटते घटते 0 हो जाता है, u² - 2gh की जगह h मैक्स हो गया, इसलिए यहाँ पे h मैक्स का फॉर्मूला ये आ जाता है u²/2g। तो ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो u²/2g हो गया। यहाँ से स्टूडेंट u² का वैल्यू पता है 100g, 100g नीचे में 2g, g से g कैंसिल हो गया, 100/2 मतलब 50 मीटर आप कैंसिल हो गया। 50 मीटर मैक्सिमम थ्रो कर सकता है वर्टिकल डायरेक्शन में। क्लियर स्टूडेंट? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में रेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।